Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will discuss the brief overview of power generation networks or power system. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पावर सिस्टम नेटवर्क्स आखिर है क्या. This is basically a combination of generating stations, transmission line and distribution areas. जनरेटिंग स्टेशंस में क्या है? जनरेटर्स हैं जो पावर को जनरेट करते हैं. ये जनरेटेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट होती है. कहां तक ट्रांसमिट होगी? कंज्यूमर स्टेशंस तक या फिर सब स्टेशंस तक. अगर देखा जाए तो पावर सिस्टम नेटवर्क्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जनरेटिंग एरियाज, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. अगर मैं बात करूं कि जो पावर सिस्टम है आपका, पावर सिस्टम इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंट्रोल सिस्टम. आप ये पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें कंट्रोल सिस्टम है, नेटवर्क्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है. तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जनरेटिंग स्टेशंस में क्या लगे हुए होते हैं? जनरेटर्स. जनरेटर किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिकल मशीन्स का. सिमिलरली आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है पी कंट्रोलर्स, आई कंट्रोलर्स, पीआईडी कंट्रोलर्स मींस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स, इंटीग्रल कंट्रोलर्स और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर्स. ये सारे जितने भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स हैं पावर सिस्टम नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं. सिमिलरली पावर सिस्टम अपने आप में एक नेटवर्क है, नोड्स हैं जहां पर कई सारी ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर्स आके कनेक्ट होता है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसमें नेटवर्क एनालिसिस भी यूज हो रहा है. दूसरी चीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके रेक्टिफायर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं. थायरिस्टर डिवाइसेस आपके यूज हो रहे हैं. फैक्ट डिवाइसेस आपके यूज हो रहे हैं. फैक्ट मींस फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम. फैक्ट डिवाइसेस भी आपके यूज हो रहे हैं. तो ये कहना क्या गलत होगा कि जो पावर सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रिकल मशीन, नेटवर्क्स, कंट्रोल और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उसकी सब ब्रांचेस है. हमने ये सारी चीजें अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, बट बेसिकली हम लोग पावर सिस्टम में किस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ज्यादा? ट्रांसमिशन लाइन पर. ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे एनहांस करेंगे, एफिशिएंसी को कैसे हम इंप्रूव करेंगे, कौन से कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स हैं जो पावर सिस्टम में बेसिकली हम यूज करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये सारी चीजें हम पावर सिस्टम में बार बार हम इन्हीं चीजों की स्टडी करने वाले हैं. तो इसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंडियन लेवल पे पावर सिस्टम का क्या हिस्ट्री रहा है. तो सबसे पहले 1890 में आपका पहला हाइड्रो पावर प्लांट कमीशन हुआ. 1890 में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका कमीशन हुआ. कहां पर? दार्जिलिंग में. उसके बाद 1975 में इंडियन गवर्नमेंट पिक्चर में आया. पावर सेक्टर फील्ड में, ट्रांसमिशन और जनरेशन की फील्ड में यूजिंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू. और किस पीएसयू के थ्रू आया? एनटीपीसी के थ्रू आया. इसके बाद में 1989 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस पिक्चर में आए ट्रांसमिशन नेटवर्क्स को डेवलप करने के लिए. देन आफ्टर दैट इन 1990 पहला एचवीडीसी का लाइन आपका डाला गया. एचवीडीसी ट्रांसमिशन के लिए पहली लाइन आपकी बाइपोलर लाइन आपकी ऑपरेटिव मोड में आई. देन आफ्टर दैट इन 1998 फर्स्ट 765 kV transmission line was erected. So this is the Indian history of power system network. तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि 1890 में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आया, बट इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पिक्चर में आने में काफी टाइम लग गया. वो पिक्चर में कब आया? 1975 में. दिस इज अ लार्ज गैप. इसके अलावा हम अब यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन लेवल में रीजनल ग्रिड्स कितने हैं. रीजनल ग्रिड्स मतलब जब एक नेशनल ग्रिड हमारा नहीं बना था इंडियन लेवल पे, तो सारे रीजन अपना अपना काम खुद से करते थे. अपना अपना पावर प्रोडक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और अपना कंजम्पशन खुद से करते थे. इसके लिए कुछ रीजनल ग्रिड्स थे. तो उसमें कुछ ग्रिड जो सीक्वेंशियल वे में है वो इस तरीके से हैं कि पहला कौन सा था? नॉर्दर्न रीजन था. दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था. थर्ड आपका ईस्टर्न रीजन था. फोर्थ आपका वेस्टर्न रीजन था. और फिफ्थ आपका सदर्न रीजन था.
इस तरीके से 5 रीजनल ग्रिड्स इंडिया में हुए, जिस पर आपका जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन का वर्क परफॉर्म होता था। लेकिन ये फर्स्ट 4 आपके जो रीजनल ग्रिड्स रहे, मींस जो नॉर्थर्न ग्रिड रहा, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड रहे और आपके ईस्टर्न रीजन के ग्रिड रहे या वेस्टर्न रीजन के ग्रिड रहे, इन चारों रीजन्स को एक यूनिट में, एक ग्रिड में कंबाइन किया गया ईयर 2006 में। उस टाइम पे सदर्न रीजन को इन चारों के साथ में मिला पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। क्यों मुश्किल हो गया था? क्योंकि दोनों की ही फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी। आपको ये पता है कि अगर किसी भी नेटवर्क को अगर हमें साथ में इम्प्लीमेंट कराना है, साथ में अगर हमें काम कराना है, तो उसके फ्रीक्वेंसी का मैच होना बहुत जरूरी है। जब 2006 में जब बाकी चारों ग्रिड हमारे ऑपरेटिंग कंडीशन में एक साथ ऑपरेटिंग मोड में आए, तो हमारा सदर्न रीजन की फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से बाकी चारों के साथ में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बट इन 31 दिसंबर 2013 जो सदर्न ग्रिड था वो नेशनल ग्रिड बनाने में इसकी एक अहम भूमिका रही। 31 दिसंबर 2013 को ये बाकी चारों ग्रिड के साथ में ये इम्प्लीमेंट हुआ और उस टाइम पर हमारा वन नेशन वन ग्रिड की जो बात है वो पूरी हुई। तो अगर हम मैं बोलूं कि नेशनल ग्रिड है क्या, तो नेशनल ग्रिड बेसिकली क्या है? ये एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो बहुत सारे पावर स्टेशंस और मेजर सब स्टेशंस को कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है? पावर डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री जितनी भी हमारी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको फुलफिल करने के लिए ये सारे के सारे नेटवर्क्स को एक साथ लाने की कोशिश करता है। नाउ अगर इसके बाद में बात करूं कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 लार्जर सेक्टर्स इन इंडिया। फर्स्ट इज सेंट्रल सेक्टर, सेकंड इज स्टेट सेक्टर एंड थर्ड वन इज प्राइवेट सेक्टर। तो ये 3 आपके बड़े सेक्टर्स हैं जो पावर जनरेशन में जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है जिनकी, उसमें ये मेजर भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन सारे सेक्टर का इंडिविजुअल कितनी मेगावाट कैपेसिटी रेंज है। सेंट्रल सेक्टर का जो मेगावाट कैपेसिटी रेंज है दैट इज 1,55 मेगावाट और ये टोटल परसेंटेज का 24% अपना ये कंट्रीब्यूशन देता है। स्टेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1,05,726 मेगावाट और इसका कंट्रीब्यूशन 25.4% के इक्वल है। प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज हायर देन अदर टू एंड इट इज 2,10,810 मेगावाट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज 50.6%। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल सेक्टर से या स्टेट सेक्टर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। ये जो आपको डेटा मैंने अवेलेबल करवाया है वो टिल 30 अप्रैल 2023 का डेटा है। ये आप इंडियन पावर गवर्नमेंट की जो साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो साइट है, इसमें भी ये डेटाज अवेलेबल होते हैं। आप हर महीने का डेटा कि कितना पावर किस स्टेट ने जनरेट किया, कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ पे कौन सी लाइनें आपकी डाली गई हैं, ये सारी चीजें आप अपने वेबसाइट से, स्टेट पावर सेक्टर कंपनीज के वेबसाइट से या फिर नेशनल लेवल पे इन सारी चीजों का आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि फ्यूल वाइज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल। फर्स्ट इज फॉसिल फ्यूल एंड सेकंड वन इज नॉन फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कोल का है, गैस का है, डीजल का है, ऑल्सो लिग्नाइट वगैरह का भी थोड़ा सा होता है। तो कोल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ये कंट्रीब्यूशन आपका कितना है इन मेगावाट रेंज? 2,05,235 मेगावाट है और इसका जो शेयर है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? 49.3% इसकी शेयरिंग है। इसी तरीके से गैस का कितना है? 24,824 मेगावाट और इसका जो शेयरिंग है दैट इज ओनली 6%। डीजल का इसी तरीके से 589 मेगावाट है और इसकी शेयरिंग कितनी है? बहुत ही कम, मीन्स 0.1%।
लिग्नाइट की अगर मैं बात करूं तो लिग्नाइट का जो मेगावाट कैपेसिटी रेंज है दैट इज 6620 मेगावाट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1.6%। सो फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो अभी तक हम लोग को अप्रैल 23 तक का जो हम लोग को इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जनरेशन मिला है दैट इज 2,37,268 megawatt and total contribution is 57%। एंड ये हो गया आपका फॉसिल फ्यूल का। अगर मैं नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करूं तो अगेन दिस इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर प्लांट एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर प्लांट की मैं बात करूं तो इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, विंड पावर प्लांट्स हैं, सोलार है, बायोमास पावर है, को जनरेशन और वेस्ट टू एनर्जीज हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट, विंड और सोलार के बारे में तो आप जानते हैं कि ये चीजें क्या है। बायोमास भी आपको पता है, वेस्ट टू एनर्जी के बारे में आपको मालूम है। को जनरेशन यूनिट्स वो यूनिट्स हैं विच इज साइमल्टेनियसली जनरेटेड द पावर एंड हीट, दोनों को ही एक साथ जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा हीट लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है। हीट को भी हम यूजफुल फॉर्म में हम यूज कर पाते हैं। डे टू डे जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल हैं वो डे टू डे रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, नेचर में जिसकी अवेलेबिलिटी है बहुत कम होती जा रही है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? दूसरा ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल आपके जो रिसोर्सेज हैं, उसको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है। तो इसमें आपका अगर इंक्लूडिंग हाइड्रो की मैं अगर बात करूं तो इट्स मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर कैपेसिटी कंट्रीब्यूशन इज 1,72,542 मेगावाट एंड इट्स शेयरिंग इज 41.4%। जो आपका हाइड्रो, विंड, सोलार, बायोमास, को जनरेशन एंड वेस्ट टू एनर्जी, इन सभी को ये इंक्लूड करता है। अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं तो न्यूक्लियर का जो शेयरिंग है वो दैट इज ओनली 1.6%। दिस इज वेरी स्मॉल एंड इट्स कैपेसिटी, मेगावाट कैपेसिटी, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इज 6,780 मेगावाट। इट्स शेयरिंग इज वेरी लो इन इंडियन लेवल। न्यूक्लियर के मामले में अभी इंडिया जो है बहुत स्लो है और बहुत इनिशियल लेवल पे है, तो न्यूक्लियर का जो शेयरिंग है वो बहुत ही कम है। पर अगर मैं नॉन फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन देखूं in terms of percentage, that is 43%, which is very large, and its megawatt capacity range is 1,79,322 megawatt. So the total installed capacity is the summation of fossil fuel and non-fossil fuel, and its value is 4,16,591 megawatt.